Dear students, today we will discuss about the source of solar energy. Okay? Source of solar energy. आज हम लोग जो है बहुत ही अच्छी अच्छी बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं. सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी. What will be the sources of solar energy? All of you knows about it. The only source of energy for the earth is only sun. हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का इकलौता स्रोत होता है. सन इज emitting amount of energy continuous from billion years ago. मतलब सूर्य निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन खरबों वर्षों से करता आ रहा है. ओके बेटा. ऑल द क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स, नॉन लिविंग क्रिएचर्स, एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ऑल टाइप ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स गेन एनर्जी फ्रॉम ओनली एंड ओनली सन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर्स. सभी को ऊर्जा केवल और केवल सूर्य से मिलती है. चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे जिंदा जंतु हो, चाहे मरे हुए जंतु हो, सभी प्रकार के प्राणियों, जंतुओं, वनस्पतियों को ऊर्जा केवल और केवल सूर्य से मिलती है. सन इज गिविंग अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली विद अ हाई रेट ऑफ एमिशन. मतलब एक बहुत उच्च ऊर्जा उत्सर्जन की दर से कंटिन्यूअस सूर्य जो है ऊर्जा दे रहा है. देन हियर इज अ क्वेश्चन क्रिएटेड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन. सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, यहां पर एक प्रश्न उठता है. फ्रॉम हाउ इट पॉसिबल टू एमिटिंग सच टाइप ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअस फ्रॉम बिलियन ईयर्स एगो. ये कैसे संभव होता है कि सूर्य सभी को ऊर्जा दे, लगातार दे और अरबों वर्षों से देता आए. उसकी ऊर्जा क्यों नहीं फिनिश हो पाती, या उसको ऊर्जा कहां से मिलती है, वो ऊर्जा कैसे बनाता है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी का सोर्स क्या होता है. तो साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थीसिस अप्लाइड की कि सन की ऊर्जा का स्रोत ये है, तो किसी ने कहा ये है, तो किसी ने कहा ये है. Some scientists explained there will be the chemical reactions on the surface of sun and this is the source of solar energy. कुछ ने बताया कि जो सन के सरफेस पर केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते होंगे, उससे जो एनर्जी रिलीज होती होगी वो वही एनर्जी जो है सूर्य की एनर्जी होती है. बट केमिकल रिएक्शन से इतनी एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो सकती जितना सन महाराज देते हैं. It is impossible to create such type of amount of energy from chemical reactions which is given by sun continuous. सूर्य जितना लगातार ऊर्जा देता है वो संभव ही नहीं है केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा इतनी बन सके. Some scientists told solar energy is the radioactive energy of रेडियोएक्टिव डीके ऑफ सम एलिमेंट्स. कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो सूर्य के तल पर रेडियोएक्टिव डीके होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी. यही सूर्य ऊर्जा का स्रोत या कारक है, जो सूर्य के तल पर तमाम रेडियोएक्टिव डीके होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का. बट इट इज ऑल्सो impossible because there will be never produced such amount of energy in any type of radioactive decay. मतलब प्रज्ञान सिंह, रेडियोएक्टिव डीके में इतने अमाउंट की एनर्जी नहीं क्रिएट हो सकती जितना चाचा सन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते हैं या एमिट करते हैं. Some scientists told like Mr. Helmholtz. Helmholtz was a famous scientist who told sun is continuously compressing. प्रज्ञान के जो है
परिचित आदमी थे, एक हेल्महोल्ट्ज। उन्होंने बताया कि सूर्य निरंतर सिकुड़ रहा है, सन इज कंटिन्यूअसली कंप्रेसिंग एंड ड्यू टू इट, और इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन हाई अमाउंट एंड दिस इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब हेल्महोल्ट्ज ने बताया कि सूर्य लगातार सिकुड़ रहा है, संकुचित हो रहा है, और उसके सिकुड़ जाने के कारण जो गुरुत्वीय स्थिति, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो बन रही है, क्रिएट हो रही है, और यही सूर्य की ऊर्जा का वजह है। बट आफ्टर कैलकुलेशन, तमाम साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन किया, इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू, सन इज कंप्रेसिंग कंटिन्यूअसली एंड एज a result there will be producing of gravitational potential energy। माने कुछ साइंटिस्टों ने आसिफ के साथ मिल करके ये कैलकुलेशन किया कि यह सच है, सूर्य चाचा लगातार सिकुड़ रहे हैं, और यह भी सच है कि सूर्य चाचा के सिकुड़ने के कारण निरंतर प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट आफ्टर कैलकुलेशन इट इज क्लियर the total energy produced after compressing of sun is only 1% of total energy emitting by sun per day। नहीं समझ में आया? अंग्रेजी बात कर रहे हैं प्रज्ञा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ साइंटिस्टों ने क्लियर कर दिया कैलकुलेशन करके, सम साइंटिस्ट क्लियर आफ्टर कैलकुलेशन के बाद ये क्लियर कर दिया कि द टोटल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर कंप्रेशन ऑफ सन इन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। माने कुछ साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया कि सूर्य के कंप्रेशन होने से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन होती है, मिलती है, इट इज ओनली 1%। ये केवल 1% होती है सूर्य जो पर डे ऊर्जा उत्सर्जित करता है। माने सूर्य जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, उस ऊर्जा का केवल 1% ही कंप्रेशन के कारण बनती है एनर्जी। 99% कहाँ से पाता है सूर्य? तो अभी ये क्वेश्चन बना ही रह गया। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने बेटा अपने थीसिस, अपने जो है कहानियाँ बताई। फ्रैंक और हर्ज साइंटिस्ट ने भी बहुत सारा स्पेक्ट्रम से लेकर के, फ्राउनहोफर साइंटिस्ट ने विषय के बारे में बहुत सारा डिटेल बताया। लास्ट में मॉडर्न थीसिस, आधुनिक बातें ये पता लग गई कि सन की एनर्जी का सोर्स क्या है, और वो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे साइंटिस्टों के तमाम थीसिस, तमाम एक्सपेरिमेंट और तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद सोलर एनर्जी के सोर्स का पता लग गया। क्या पता लगा? साइंटिस्टों ने बताया द टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ सन इज 6900 केल्विन। Temperature of core of sun is 6900 Kelvin and the temperature of upper surface is 2 into 10 to power 7 Kelvin near about. It is modern theory. It is जो है आपकी साइंटिस्टों की जो है ऑब्जर्वेशन के बाद की बात है। तो टेम्परेचर ऑफ सन कोर इज 6900 केल्विन, माने भीतरी सतह का ताप इतना और बाहरी तल का ताप 227 केल्विन। एंड द वेट ऑफ सन या मास ऑफ सन इज 10 to the power 32 kg। सूर्य जो है 32 kg, 10 to the power 32 kg का जो है गोला होता है। एंड इट इज कंसिस्ट था, ये पता लगाया गया कि सूर्य का निर्माण 90% मास ऑफ सन इज ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, and 10% portion of sun is built from other elements, sodium, potassium, chlorine, bromine, iodine, sulfur, nitrogen, etc। तो ये जो है पता लग गया कि सन का मास कितना होता है 10 to the power 32 kg, और इस 32 kg में ज्यादातर हिस्सा क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, the building of sun is from hydrogen, the 10 to the power 90% of 10 to the power 32 kg is only hydrogen in sun। okay, due to this high temperature, इतने high temperature के कारण electrons of the atom of each elements run away
गिविंग देयर ऑर्बिट्स। नहीं समझ में आया कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में जो भी हाइड्रोजन या और एलिमेंट हैं उनके एटम के इलेक्ट्रॉन इतनी हाई एनर्जी पा करके रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, एटम से गिव अप कर देते हैं, अपनी ऑर्बिट को बाहर हो जाते हैं। ड्यू टू दिस देयर विल बी ओनली न्यूक्लियस स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट एट द सरफेस ऑफ सन या इन द सन। माने इस वजह से सन में या सन के सरफेस पर केवल और केवल क्या बचते हैं? न्यूक्लियस। माने इतना परसेंट हाइड्रोजन न्यूक्लियस स्टेट में है। मीन्स यहां अब जो है सन के तल पर केवल और केवल न्यूक्लियाइज है, केवल और केवल क्या है? न्यूक्लियाइज। सन के सरफेस पर केवल और केवल क्या है? न्यूक्लियाइज। और ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग हैवी न्यूक्लियाई। मीन्स दे आर शोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो इतने ज्यादा टेम्परेचर के कारण जो भी हाइड्रोजन या हीलियम के न्यूक्लियाइज हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़कर बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन दिखा रहे हैं। और बच्चों ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ दीज हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज फॉर्मिंग हीलियम न्यूक्लियाइज इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो रहा है हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज का हीलियम न्यूक्लियाइज कन्वर्टिंग में, और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ऑब्टेन्ड हो रही है, गेन हो रही है, यही जो है सोलर एनर्जी का सोर्स होता है। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जब लगातार यहाँ हो रहा है तो यहाँ लगातार कंटिन्यूअस इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है कि हम लोग कंटिन्यूअस पा रहे हैं और जो है अरबों खरबों सालों से पा रहे हैं, और एमिटिंग रेट भी बहुत हाई फाई है। बात समझ में नहीं समझ में? तो दिस इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। यू कैन टेल एवरीवन द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज ओनली न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाइड कंटिन्यूअसली। जो सूर्य के तल पर लगातार हाइड्रोजन के न्यूक्लियाइड आपस में जुड़ रहे हैं, यही जो है सूर्य के तल पर न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएशन के कारण एनर्जी जो रिलीज हो रही है वही सन की एनर्जी की वजह है। ठीक है बेटा, तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। सो ऑल ऑफ यू नोज अबाउट कैटालिसिस and catalyst also. What are the catalysis reaction and what are the catalyst? Catalyst क्या होते हैं? Those chemical substances which increase rate of reaction. Increase or decrease rate. Yes. Without changing itself. ये भी बोलना जरूरी है ना? Such type of materials which when present in any type of chemical reaction without changing their shape or size, the rate of reaction converted increases or decreases are known as catalyst. ना ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से, जिनकी when they presence the rate of reaction change without changing shape and size itself. इनके शेप और साइज में चेंजिंग ना हो लेकिन रिएक्शन की जो है रेट चेंज हो जाए, ऐसे जो है पदार्थ उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, और सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कैटालिसिस रिएक्शन। ओके, तो ऐसा आप जानते हो। तो देखो बेटा, ये हम लोग जान गए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई, एंड इन दिस प्रोसेस much amount of energy released, and these process done at the surface of sun, and hence the source of solar energy is only nuclear fusion of hydrogen and forming helium. नहीं समझ में आया कि सूर्य के तल पर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जुड़कर हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दिखाते हुए, और इससे अपार मात्रा में एनर्जी गेन होती है। और सूर्य की ऊर्जा का यही स्रोत है, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होकर हीलियम बनना, यही जो है स्रोत है किसका? सूर्य की ऊर्जा का। चलिए
लुक हियर बेटा, कार्बन कार्बन साइकिल, कार्बन कार्बन साइकिल, अमेरिकन साइंटिस्ट मिस्टर बायथे, American scientist Mr. Bathe find out at the surface of sun to forming nuclear fusion of hydrogen nuclei into helium nuclei is done in some special steps, and carbon atom is used here as catalyst, and this type of reaction is known as कार्बन कार्बन साइकिल। नहीं समझे बेटा? बता रहे हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक बैथे ने यह बताया कि सूर्य के तल पर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जुड़कर हीलियम न्यूक्लियाई बनने की क्रिया कई स्टेप में होती है, और इसमें जो है कार्बन न्यूक्लियाई कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जुड़कर एक हीलियम न्यूक्लियाई बना लेते हैं, और ये रिएक्शन कई स्टेप में होता है जिसे हम कार्बन कार्बन साइकिल कहते हैं। तो 2-3 खास बात। पहली खास बात क्या बेटा ध्यान में, कि कार्बन कार्बन साइकिल अमेरिकन साइंटिस्ट बायथे ने दिया। दूसरी खास बात कि इसमें कार्बन कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। तीसरी खास बात कि ये साइकिल केवल यही दिखाती है कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जुड़ते हैं और एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है। बात समझ में आई बेटा? समझ में आया? ये पूरा मिला दो। किसने बोला इसको? बैठे ने। और इसे क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन साइकिल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग एंड बिलोंगिंग फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से बिलोंग करती हुई हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा। फिर से बता दें अब मिला करके। फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट बैठे फाइंड आउट एट द सरफेस ऑफ सन आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्मिंग हीलियम न्यूक्लियाई is done in some special steps where carbon is used as catalyst, and this type of reaction is known as कार्बन कार्बन साइकिल। माने सूर्य के तल पर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का जुड़कर हीलियम न्यूक्लियाई बनने वाला प्रोसेस कई स्टेप में होता है, और जिसमें कार्बन जो है कैटालिसिस के रूप में यूज होता है, और ये सारे स्टेप्स कार्बन कार्बन साइकिल कहलाते हैं। और इन स्टेप में ये पता चलता है कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जुड़कर एक हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं, और ये जो है कुल 6 स्टेप में रिएक्शंस क्रिएट होता है। देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा कोई एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आए, इसी को भी हम लैंग्वेज में लिखाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, और मेरे पास ट्रिक है, समझा रहा हूँ केमिस्ट्री। ध्यान से देखो, ये हमारे माइंड मेकअप है कि हमको जो रिएक्शन लिखना है, 6 रिएक्शन है। जो रिएक्शन लिखना है उसमें क्या हाइड्रोजन चाहिए हमको? 4 को जोड़ेंगे क्या बनेगा? यही होगा। कई स्टेप में होगा, कार्बन जो है कैटालिस्ट के रूप में यूज होगा। ये माइंड मेकअप है बेटा। फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद कार्बन 6C पर। सभी लोग को समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट? ट्रिक बताता जा रहा हूँ, रिएक्शन याद होता जाएगा, रिएक्शन भूलेगा नहीं तो बेटा रिएक्शन याद करते हो जैसे केमिस्ट्री में कठिन लगता है। ट्रिक बताता जा रहा हूँ, इतना समझ में आया बेटा? यहाँ देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं, माइंड मेकअप करो। 6 1 7 12 1 13, तो 7 बना। व्हाट इज विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 7? किसका एटॉमिक नंबर 7 होता है? नाइट्रोजन। पक्का? किसका होता है? तो इसका मतलब बेटा यहाँ नाइट्रोजन बन गया 7N13। ठीक है, और 7N13 ये नाइट्रोजन बन गया। एक बात और माइंड मेकअप करके रखो बेटा,
कि जब जो है नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन ये जो भी चीज, तो यहाँ गामा फोटॉन एनर्जी पार्टिकल लेगा। 7n13 बना हुआ, प्रोड्यूस हुआ है, जबकि 7n14 होना चाहिए। मीन्स इट इज द आइसोटोप ऑफ 7n14 एंड ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट्स आर अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स। इसका मतलब बेटा जो भी जो है आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स होते हैं, टूट जाते हैं। तो यह भी टूटेगा, ठीक है, टूटेगा कि नहीं? और जब 7n13 टूटेगा तो पहली चीज ये जान लीजिए कि इन 6 रिएक्शन में बैठे ने दिखाया कि जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाइड टूटता है तो टूटने के दौरान पाई मेसान पार्टिकल बनते हैं और न्यूट्रिनो बनता है। क्या बनता है बेटा? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जान रहे बेटा? न्यूट्रिनो नहीं जान रहे हो? तो डियर स्टूडेंट्स, हम बता रहे थे कि जो न्यूक्लियस में पार्टिकल पाए जाते हैं न्यूक्लियस होते हैं। अभी तक हम लोग जानते थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल यही 2 न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन बेटा एंडरसन, थेसिस, तमाम युकावा, तमाम साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने और भी न्यूक्लियस की खोज की। जैसे एक न्यूक्लियन होता है पॉजिट्रॉन, +1 E0 या +1 β0। न्यूट्रिनो, न्यू से लिख दिया जाता है। न्यूट्रिनो भी जो है क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। प्लस पाई मेसान, माइनस पाई मेसान, और भी कई सारे, अब 16-17 न्यूक्लियन खोजे जा चुके हैं। तो फिलहाल हम अमेरिकन साइंटिस्ट डायरेक्ट के पास आते हैं। इन्होंने बताया कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाइड्स कंबाइंड होकर के हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मिंग करते हैं और जो है अपार मात्रा में एनर्जी गेन होती है। और ये रिएक्शन में कार्बन जो है कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। 6 स्टेप में ये रिएक्शन संभव होता है और 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से 1 हीलियम बनता है। कैसे देखते हैं, और ये पूरा प्रोसेस कार्बन कार्बन साइकिल। मैं चाहता हूँ जाने बेटा कि रटना न पड़े, मैं जैसा ठीक से समझा रहा हूँ याद हो जाए। फिर से एक बार देखो, पहले एक हाइड्रोजन आया 1H1 6C12 से जुड़ा, 6 एक साथ, मतलब जान गए नाइट्रोजन। 7n13 और यहाँ क्या बनेगा बेटा? नहीं, गामा, गामा बोलते थे, गामा बोले थे, न्यूट्रॉन नहीं। ठीक है, जब कोई अनस्टेबल पार्टिकल टूटता है तब वहां पर पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बनते हैं। क्या क्या बनता है? माइंड में रखे रहो कि जब अनस्टेबल टूटेगा क्या क्या बनेगा? समझ में आ रहा है बेटा? तो पॉजिट्रॉन और क्या बनता है बेटा? न्यूट्रिनो। ध्यान से देखना, ध्यान देना इधर। 7n13 टूट जाएगा बेटा। तो चूंकि हमने भी बताया कि अनस्टेबल है, ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है, और जब अनस्टेबल टूटता है तो हमेशा रखेगा क्या बनता है? तो भैया पॉजिट्रॉन तो बनेगा ही। पॉजिट्रॉन माने +1 E0 लिखो या +1 β0। और न्यूट्रिनो, ये क्या है बेटा? न्यूट्रिनो। अब देखो 7 से 1 कम हो गया, 6 हो गया। 6 किसका होता है? कार्बन। तो यहाँ बन गया बेटा 6C13। एनी डाउट? कितने स्टेप हो गए? 2। एक हाइड्रोजन यूज हुआ, एक और हाइड्रोजन आ जाए, क्या हो जाए बेटा? एक और हाइड्रोजन आ जाए। समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ एक और हाइड्रोजन आ गया, किससे जुड़ जाए? 6C13, यही तो बच्चा बना है। अब अगर इससे जुड़ेगा तो 6 7n13, और जब पूरा पूरा बना है तो यहाँ क्या बन जाएगा? चिंगा इधर क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम? ये अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, तो ये तो टूटेगा नहीं। नहीं तो हम जैसे इसको तोड़ दिए थे वैसे इसको तोड़ते, टूटेगा नहीं। एक और हाइड्रोजन एटम बुलाते, न्यूक्लियाई बुलाए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो एक और हाइड्रोजन आया 1H1 + 7n14। ऐसे सब लोग बेटा भूलेगा नहीं, 6 रिएक्शन जाएगा। दिख रहा है बेटा? तो अब देखो 7 और 1
8 हुआ, हमारा माइंड मेकअप हो गया। 8 है तो किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन बनेगा बेटा 14 है और गामा प्रोटॉन, कोई दिक्कत बेटा। और एक बात माइंड मेकअप करो, क्या कि ये अनस्टेबल है, 8O16 होना चाहिए, तो मतलब ये टूटेगा पक्का। तो 8O15 टूटेगा, अनस्टेबल है, टूटेगा ना, तो तोड़ दो, क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो 8 से गए 7N क्या 15। समझ आया बेटा? कितने हाइड्रोजन ले चुके आप? एक ही तो बचा है, एक और हाइड्रोजन ले लो और इसके साथ अटैच करो। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? अब यहां पर देखो जरा 7 है, चूंकि हमारे 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, 4 हाइड्रोजन मिलकर बनाते क्या? हीलियम। हीलियम बनाते हैं ना, तो हीलियम तो बनना ही है। 7 है, 8 में 2 गए, 6 किसका है? 6C बैलेंस हो गया प्लस गामा प्रोटॉन। 1 2 3 4 5 6 स्टेप हुआ। 6 स्टेप क्या कहलाते हैं? कार्बन कार्बन साइकिल। अब एक बात फिर समझा दे जाने बेटा, अकॉर्डिंग टू मिस्टर अमेरिकन साइंटिस्ट बैथे, न्यूक्लियर फ्यूजन एट द सरफेस ऑफ सन इज डन इन सम स्पेशल स्टेप्स एंड 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज अटैच्ड कंबाइंड and form helium nucleus, whereas carbon nuclei is used as catalyst and this type of reaction is known as कैसे होता है? आपने याद कर लिया, कैसे एक बार फिर बता दें। कितने हाइड्रोजन जुड़ने हैं? 1 2 3 4 जुड़ा ना। कैसे होता है बेटा जानवी? पहले एक हाइड्रोजन आया 1H1, कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन हुआ, 6 एक साथ 12 1 13, जान गए 7 है तो नाइट्रोजन है, 7N13 प्लस गामा प्रोटॉन। हमने यहाँ बताया कि इट इज अनस्टेबल, टूटेगा, 7N13 को तोड़े। तो तोड़ने के लिए हमेशा याद रखो कि जो है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बनता है, तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बना। यहाँ पर पॉजिट्रॉन बना है तो एक कम हो गया, 7 में 1 गए 6, तो ये क्या बन गया? 6C13 प्लस EG न्यूट्रिनो। अब ये 6C13 क्या है? अनस्टेबल है, एक और हाइड्रोजन ले लिए, 6 13 है, ये तो स्टेबल बन गया और यहाँ गामा प्रोटॉन हो गए। कोई डाउट बेटा किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे देखो, फिर एक जो है ले आए हाइड्रोजन, चूंकि 1 2 3 इसके साथ जोड़े, 7 1 8 तो ऑक्सीजन बनेगा, 14 1 15 गामा। अब ऑक्सीजन स्टेबल है तो ये टूट जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा? 7N15 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब इसके साथ फिर एक हाइड्रोजन बचा था, तो 7 1 8 15 1 16, चूंकि हमारा रिएक्शन फिनिश हो रहा है, हीलियम बनना है, कार्बन बनना है और ये रिएक्शंस हो गया कंप्लीट। अब सब जोड़ दो। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं? देखो बेटा जानवी दिमाग से, ऐसे ऐसे कट गया नहीं, काट नहीं रहे, गंदा हो जाएगा, या काट दे, ऐसे ऐसे कट गया, 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 ठीक। और ये बेटा इससे कट गया। ये रिएक्शन में केवल क्या बचा? देखो 4 हाइड्रोजन, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1। कोई डाउट बेटा? और उसमें देखो जरा, उधर सब कट गया लगातार, हीलियम बना। मेन तो यही है। और क्या है? 2 पॉजिट्रॉन बनेगा यहां, देखो बैलेंस हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 2 4। और क्या बनेगा?
न्यूट्रिनो बने हैं। और क्या बने हैं? गामा प्रोटॉन। ये ढेर सारे हैं ना, कई न्यूट्रिनो है, 2 हो गया, एक कहाँ, गामा ऊर्जा पार्टिकल, इसलिए इसको नहीं लिखते कैटिकल है, बस बना। तो इट इज द कार्बन कार्बन साइकिल रिएक्शन। कोई डाउट बेटा? समझ आ गया? कहीं कोई दिक्कत?